ओके। तो ये चैप्टर जो है बेटा, चैप्टर फिफ्थ, चैप्टर नंबर 5 है ये, इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का। ये चैप्टर हमें क्या बताने वाला है मेनली? ये चैप्टर हमें बताने वाला है कि कैसे मीडियम टर्म में हमारी ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट रहने वाले हैं, और उस प्रोस्पेक्ट को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। तो पहले ये हमें सिचुएशन एक्सप्लेन करेगा। वर्ल्ड की जो करंट सिचुएशन है वो एंटी ग्लोबलाइजेशन हो गई है। एंटी ग्लोबलाइजेशन सिचुएशन का मतलब होता है कि अब लेस ट्रेड, लेस एफडीआई, बाकी सारी की सारी कंट्रीज जो अब इंटरनेशनल ट्रेड में पड़ते हैं मर्केंटलिज्म की तरफ जा रही हैं, काइंड ऑफ अपनी मार्केट्स को प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं। और वो जो जो भी ट्रेड और जो भी एफडीआई चल भी रहा है वो आपस में जियोपॉलिटिकली सिमिलर कंट्रीज के बीच में चल रहा है। या एक नई टर्म में अब जो यूज करी जा रही है इकोनॉमिस्ट के द्वारा, वो ये है कि फ्रेंड शोरिंग की जा रही है। तो एक्चुअली ये जो है मल्टीलेटरल ट्रेड के लिए अच्छी चीज नहीं है, जिसकी वजह से कुछ ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ओवरऑल वर्ल्ड के डिक्लाइन होंगे, और उसकी वजह से इंडिया को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि मीडियम टर्म की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए डीरेगुलेशन कर सकते हैं। डीरेगुलेशन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो इंडिया के अंदर बिजनेस करने का जो एनवायरनमेंट है उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस होती है। बहुत सारे लॉज ऐसे होते हैं जो कि कंप्लायंस इज द वर्ड, कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ाते हैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल की। जब वो बिजनेस करने जाता है तो बहुत सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है, उसमें उसकी टाइम की कॉस्ट, उसके फाइनेंशियल कॉस्ट इनकर होती है, जिससे उसके बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसके लिए लेस अट्रैक्टिव होती हैं। और फिर जो है जो है इन्वेस्टमेंट रिड्यूस होती हैं, और फिर ग्रोथ रिड्यूस होती है। तो एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट है डीरेगुलेशन, उसमें सिर्फ हमें अपने गवर्नेंस स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करना है, लेस रिस्ट्रिक्टिव बनाना है, अपनी ओवर रेगुलेशन को कंट्रोल करना है, डीरेगुलेट करना है। तो डीरेगुलेट भी अगर हम कर देंगे तो भी एक काफी इम्पिटस या एक पुश मिलेगा इन्वेस्टमेंट साइकिल को, जो कि हमारे मीडियम टर्म में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को अच्छा कर सकती है, गिवन द रिस्ट्रिक्टिव एंड एंटी ग्लोबलाइजेशन ट्रेंड being observed in the case of international trade and FDI। सो ये ओवरऑल समरी है जो मैंने आपको बोली। और उसके बाद ये कुछ कुछ डेटा हैं, कुछ कुछ टर्म्स हैं, कुछ ग्राफ्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो विकसित भारत की एक अट्रैक्टिव टर्म, एक फैंसी टर्म कोइन करी जा रही है। ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 2047 तक विकसित भारत होगा। विकसित भारत मीन्स डेवलप्ड इंडिया होगा। और वो 100 ईयर्स होंगे हमारे फ्रीडम के बाद के। और इस 100 ईयर की सेंचुरी पे हम चाहेंगे कि एक डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस हमें मिले। तो उसके लिए हमें 8% की रियल जीडीपी, डू माइंड दिस, रियल जीडीपी ग्रोथ रिक्वायर्ड है। 10 से 15 सालों की तक हमें लगातार 8% की रियल जीडीपी की ग्रोथ चाहिए होगी। और उसके लिए कम से कम 35% इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ भी चाहिए होगी। अब ये कुछ प्रोजेक्शन है आईएमएफ की, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, उसकी एक रिपोर्ट होती है। उस ये प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश पब्लिश करते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की प्रोजेक्शन आईएमएफ पब्लिश करता है। इसने दो प्रोजेक्शन दी हैं। एक तो इंडिया की एक्सचेंज रेट क्या होगी, 82.8 के करीब थी फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो फाइनेंशियल ईयर 2030 में 85.6 पर जाने की एक्सपेक्टेशन है। यानी कुछ लिमिटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड है। और आपको पता है ये लिमिटेड डेप्रिसिएशन कब होती है? हमने ओपन इकोनॉमी पढ़ा था। इन्फ्लेशन का डिफरेंशियल जब होता है तो एक्सपेक्टेड है कि इंडिया में थोड़ी इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगी यूएस से, और उसी का इम्पैक्ट आपको
थोड़ी सी मार्जिनल डेप्रिसिएशन में देखने को मिलेगा, इंडिया की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, क्योंकि दो कंट्रीज के बीच में परचेजिंग पावर पैरिटी मेंटेन होनी चाहिए, आपको पता है परचेजिंग पावर पैरिटी एक दोनों कंट्रीज में एक गुड सेम प्राइस में मिलना चाहिए। और उसके लिए अगर दोनों कंट्रीज में इन्फ्लेशन का डिफरेंस है तो डेफिनेटली आपको एडजस्ट कहाँ करना पड़ेगा, इंडिया में अगर महंगाई ज्यादा होगी तो इंडिया की करेंसी को डेप्रिशिएट होना पड़ेगा, तभी दोनों कंट्रीज में पीपीपी मेंटेन रहेगा। सो दैट एडजस्टमेंट क्रिएट्स इक्विलिब्रियम इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो ये एक ऑब्जर्वेशन है। दूसरा, इंडिया की इकोनॉमी यूएसडी ट्रिलियन के अकॉर्डिंग अगर हम मेजर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 3.6 ट्रिलियन थी, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 6.3 ट्रिलियन होगी फाइनेंशियल ईयर 30 तक। 28 तक 5.2 ट्रिलियन की एक्सपेक्टेशन है। तो ये काइंड ऑफ छोटा सा डेटा आप जो है रिमेम्बर कर सकते हो। करंट अकाउंट डेफिसिट कितना होगा इंडिया का? 2.2% होगा। राइट नाउ कितना है? 1.2%। तो यानी करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सपेक्टेड है कि राइज होगा। ऑब्वियसली ट्रेड कम कर पाएंगे, इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी सफर होने के चांसेस है एंटी ग्लोबलाइजेशन के केस में। अभी जिस तरीके के हालात है, रेसिप्रोकल टैरिफ लगने के चांसेस हैं। और यूरोप से हमने देखा था नॉन टैरिफ मेजर्स कि कैसे वो डिफोरेस्टेशन में प्रोड्यूस करा गया वुड या अदर क्रॉप्स को यूरोप में नहीं एंटर करने देंगे। तो ये सारे एंटी ट्रेड जो स्टांस बन रहा है वर्ल्ड में, उसके बेसिस पे हो सकता है 2.2% ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट हो, तो हमें उसको फाइनेंस करने के लिए रेडी रहना होगा। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में इकोनॉमिक सर्वे एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6.3 टू 6.8% जीडीपी की ग्रोथ रहेगी। काफ़ी बड़ा मार्जिन रेंज दे दिए हैं, तो यानी काफ़ी जो है अनस्टेबिलिटी है। जब इतनी बड़ी रेंज होती है तो 6.3 टू 6.8 यानी 0.5% का रेंज का आई मीन गैप है, मार्जिन है, जहाँ पर आपके जीडीपी की ग्रोथ डिफर कर सकती है। 6.3 भी हो सकती है, 6.8 एक्सट्रीम तक भी जा सकती है। तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीस, तो ये एक ना रिसर्च पेपर था जो कीन्स ने लिखा था। वो ये कहता है कि देखो पीस कितनी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स के लिए। जब पीस होती है तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है तो ट्रेड बढ़ता है, ट्रेड बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है ट्रेड के साथ। जब ट्रेड बढ़ता है तो मल्टीनेशनल कंपनीज की इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होती है। और ये सब जब होता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक्सट्रीम पॉवर्टी 1980 से 42% थी, 2019 में 8.4% पे आ गई। तो बेसिकली कीन्स ने कहा था जब पीस होगी तो ग्लोबलाइजेशन, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट ये सब बढ़ेंगे, जिसका बेनिफिट अक्रॉस द वर्ल्ड सारी कंट्रीज को होगा, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड का इकोनॉमिक पाई का साइज बढ़ेगा। तो ये मैंने एक ग्राफ बनाया है, ये ग्राफ सर्वे में नहीं है लेकिन आप इसको यूज कर सकते हो इवन इन पेपर वन जीएस के, जहाँ पर आप देखोगे, या जीएस का पेपर वन है या टू है आई थिंक, उसमें भी ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक आपका दे रखा है। तो ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट का कभी पेपर कोई ऐसे हो, कोई आंसर हो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अलावा भी तो आप ये ग्राफ यूज कर सकते हो कि कैसे ग्लोबलाइजेशन 1980 से बढ़ी थी। अब यही बीच में कहीं 1995 पे आपका डब्ल्यूटीओ भी आया होगा, ठीक है। और 1980 से लेके 2016 तक कॉन्स्टेंटली ग्लोबलाइजेशन बढ़ती रही है, ट्रेड बढ़ता रहा है। उसके बाद से ट्रम्प का पहला पीरियड आया था, ट्रम्प प्रेसिडेंसी का 16 से 20 तक, और तब डिसरप्शन शुरू हुई है ये। और उसके बाद से डिसरप्शन हो रही है, मींस कभी ग्लोबलाइजेशन थोड़ी बहुत वापस रिकवरी होती हैं, फिर से ट्रेड या टैरिफ्स की वजह से रिवर्स होने लगता है ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड। तो जब तक ये फेज था हमारा 2016 तक और इवन 2019 तक का डेटा कलेक्ट करके
ये शेयर किया है यहाँ पे। इसमें ये बताया गया है कि हाउ यूजफुल, हाउ इम्पोर्टेंट द ग्लोबलाइजेशन वॉज फॉर वर्ल्ड। तो इसमें कुछ डेटा है, वो ये बताता है कि 1980 में आपका ट्रेड जीडीपी, वर्ल्ड ट्रेड जीडीपी, वर्ल्ड का टोटल ट्रेड और वर्ल्ड की टोटल जीडीपी की रेशो 39% थी, जो कि 2012 तक 60 हो गई। यानी कॉन्स्टेंटली ट्रेड बढ़ा है। ग्लोबल एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो 1980s में 54 बिलियन होती थी, वो 1.5 ट्रिलियन हो गई 2019 में। ग्लोबल इकोनॉमी इटसेल्फ, जो 11 ट्रिलियन का साइज था 1980 में, 2022 में, 2022 में 100 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमी का साइज हो गया। ग्लोबल पॉपुलेशन, एट द सेम टाइम ग्लोबल पॉपुलेशन भी बढ़ी है। ग्लोबल पॉपुलेशन 4.4 बिलियन होती थी 1980 में, तो 2022 में 8 बिलियन हो गई। एक्सट्रीम पॉवर्टी पे अगर देखें क्या फर्क पड़ा है, तो एक्सट्रीम पॉवर्टी 42% से 8.4% आ गई। अगर हम मेजर करें पर डे, $2.15, अगर हम पॉवर्टी लाइन के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करते हैं पॉवर्टी को, तो ठीक है। अब ग्लोबल अर्बनाइजेशन देखा जाए तो वो भी दुनिया के 39% पीपल यूज टू लिव इन अर्बन एरियाज इन 1980s, विच हैज इंक्रीज टू 57%। सो ओवरऑल एक लंबा वर्ल्ड इकोनॉमी का जो फेज रहा है पिछले कुछ डिकेड्स में, वो ग्लोबलाइजेशन का था। उसमें ट्रेड बढ़ रहा था, अक्रॉस द कंट्री एफडीआई बढ़ रही थी, वर्ल्ड मल्टीलेटरल ट्रेड ट्रेडिंग सिस्टम स्ट्रोंग हो रहा था। जैसे डब्ल्यूटीओ, गेट को, जीएटीटी को रिप्लेस डब्ल्यूटीओ कर रहा था, उसके नए रूल्स बन रहे थे। और कंट्रीज विद चेंजिंग टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के हेल्प, इंटरनेट के साथ, और ज़्यादा एफिशिएंट शिपिंग लेन्स के साथ, और ज़्यादा अच्छी कार्गो एयरवेज के साथ, बहुत सारा ट्रेड कंट्रीज में आपस में बढ़ रहा था। ठीक है। और इससे वर्ल्ड ने काफ़ी बेनिफिट भी एक्सट्रैक्ट करा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट चाइना ने एक्सट्रैक्ट करा, क्योंकि चाइना ने जो है पूरा मेड इन चाइना वर्ल्ड ग्लोबल फिनोमेना बना दिया, मेड इन चाइना। और चाइना ने ट्रेड के बेसिस पे बहुत ग्रो करा है, और अपनी काफ़ी हद तक अपने देश की पॉवर्टी को रिड्यूस कर डाला था। ठीक है। तो अब जो नई टर्म है, देखो, ट्रम्प के आने के बाद, क्योंकि ये ट्रेड को डिसरप्ट कर रहे हैं, तो टैरिफ्स लगाकर या अदर मेजर्स, जो है नॉन टैरिफ मेजर्स लग रहे हैं, ये सारी सिचुएशन एक फिनोमेने को इग्नाइट कर रही है, वो है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन रिवर्स है कंप्लीटली जियो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। मींस पहले जैसे वर्ल्ड इकोनॉमी इंटीग्रेट हो रही थी, अब फ्रेगमेंट हो रही है। और अब फ्रेगमेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो अब एकदम ओटार्की की तरफ जा रहे हैं, क्लोज्ड इकोनॉमिक ऑर्डर हो रहा है, बल्कि वो फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं कि नहीं, हम अपने फ्रेंड्स के साथ ही ट्रेडिंग करेंगे। और वो कौन से फ्रेंड्स हैं जो उनके, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, जो उनके जियो पॉलिटिकली इंक्लाइंड फ्रेंड्स हैं। ठीक है। जैसे चाइना रशिया में ट्रेड बढ़ रहा है, चाइना यूएस और चाइना यूरोप में ट्रेड रिड्यूस हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन चल रही है। अब ये जब जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होगी, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये होता है कि जो कंट्री बेस्ट प्रोड्यूस करती है एक पर्टिकुलर गुड एक्स को लीस्ट कॉस्ट में, वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि कोई दूसरा बंदा भी अब एक्स प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि अ, अगर चाइना सबसे सस्ता प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो सब उससे तो नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि यूएस उससे तो व्यापार नहीं करने वाला है, ट्रेड नहीं करने वाला है। वो इंडिया से ले सकता है, बट चाइना से नहीं लेगा। और ऐसी सिचुएशन में अगर चाइना से नहीं लेगा, तो हम प्रमोट किसको कर रहे हैं? इनएफिशिएंट प्रोडक्शन को। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कॉस्टलियर कंट्री से हम इंपोर्ट करेंगे और उसे प्रमोट करेंगे। तो मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम जब डिसरप्ट होता है, तो डेड वेट लॉस पूरे वर्ल्ड में बढ़ता है प्रोडक्शन का, इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी आती है। बट देन अगेन दीज आर these matters depends upon strategic
कंसिडरेशन एज वेल। तो अब इस टर्म को, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की एक डेफिनेशन ही मैंने लिख दी है, जो कि अय्यर एट ऑल ने 2023 में डिफाइन किया है। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है यूपीएससी में। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, एक्सप्लेन जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एंड व्हाट इज द what could be the cost of geo-economic fragmentation, how India should prepare itself given the geo-economic fragmentation। इस टाइप की लैंग्वेज के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं देखने को, ठीक है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन ही पता होनी चाहिए। इन इवन इन इंटरव्यू आपसे कोई पूछ सकता है व्हाट इज जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, तो एक अच्छी डेफिनेशन आपके पास होगी, तो क्लियर डेफिनेशन होगी तो बेटर रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू अय्यर एट ऑल, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज अ policy driven reversal of global economic integration, often guided by strategic consideration। strategic consideration बहुत तरीके के हो सकते हैं, पॉलिटिकल कंसिडरेशन, इंटरनल सिक्योरिटी कंसिडरेशन, ठीक है। और कोई लॉन्ग टर्म में बेनिफिट परसीव कर रहे हैं, या कोई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बेसिस पे आप एक पर्टिकुलर कंट्री को थ्रेट समझते हो, तो उसके बेसिस पे भी आप उसको वीक करना चाहोगे। लाइक चाइना को एक टेक्नोलॉजिकल थ्रेट समझता है यूएस। इट फील्स दैट इट कैन डोमिनेट यूएस in technological advancement, and the most developed country which keeps growing sustainably as per Romer model is always the technologically advanced country. So if you will be more technologically advanced than US, then definitely the leadership, global leadership can change. All these strategic consideration can force the incumbent, as we say, the person who is holding the leadership position right now of globally, उसकी खुद की लीडरशिप खतरे में आ सकती है। तो ये सारी सिचुएशंस जो है स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन वर्ड के अंदर आप डाल सकते हो। तो दिस प्रोसेस एनकम्पास क्या क्या, इस प्रोसेस में क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट चैनल्स हो सकते हैं। ये ट्रेड रिड्यूस कर दें, कि एफडीआई रिड्यूस कर दें, माइग्रेशन फ्लोज, यानी आप ये देखोगे कि जैसे इंडिया के बहुत सारे लोगों को वापस यूएस ने क्या कहते हैं, मेरे को एग्जैक्ट टर्म नहीं मिल रही है, फोर्स किया कि वापस वो इंडिया में आ गए हैं जो माइग्रेंट्स थे हमारे। एक कंसेप्ट डुनकी डुनकी करके भी न्यूज़ में रहता है। तो माइग्रेशन को भी रिस्ट्रिक्ट करना, वीज़ा के नॉर्म्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना, H1B वीज़ा जैसे एक इंडियन टेक्निक, जो इंडिया के ह्यूमन रिसोर्स है, टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्स है, उस पे लगता है H1B वीज़ा। तो ये इनकी नॉर्म्स को स्ट्रॉन्ग करना, माइग्रेशन फ्लोज को रोकना, एफडीआई को रिस्ट्रिक्टिव बनाना, ट्रेड को रिस्ट्रिक्टिव बनाना, सो दैट स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेशन कैन बी मेट। ये सब जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन को इग्नाइट करते हैं, स्प्रेड कराते हैं। तो ग्रोथ इम्प्लीकेशन क्या होगी जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। देखो, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन अगर होता है तो बेटा ट्रेड डिक्लाइन होगा, इन्वेस्टमेंट, इसमें एफडीआई भी आ गई आपकी, वो डिक्लाइन होगी। और ये दोनों जब डिक्लाइन होते हैं, तो अगर एफडीआई नहीं आएगी और ट्रेड कम होगा, तो नॉलेज स्पिल ओवर, नॉलेज डिफ्यूजन कम होती है कंट्रीज के बीच में, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो आपकी ग्रोथ डी एक्सेलरेट होती है। नॉलेज लीड्स टू ग्रोथ ओनली इन लॉन्ग रन, ठीक है। तो नॉलेज डिफ्यूजन कम होगी। अच्छा, फिर एफडीआई के साथ क्या हो रहा है, एफडीआई रिड्यूस होके फ्रेंड शोरिंग हो रही है, या तो मैं अपनी जियोपॉलिटिकली सिमिलर कंट्री के साथ इन्वेस्टमेंट करूंगा उसी कंट्री में, या फिर रीशोरिंग, अपनी खुद की कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, एफडीआई नहीं करने दे रहे हैं। यूएस government may bring some laws, or US government may bring some regulation which will increase the cost of foreign investment in foreign countries of their own investors। तो वो रीशोरिंग, वो खुद ही बोलेंगे कि अपने देश में कर लो भाई इन्वेस्टमेंट, बाहर की क्या जरूरत है, हमारे देश में इकोनॉमी में रिसेशन आ रहा है। तो ये जो है ना बहुत बड़ी
कॉस्ट हो सकती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। कैसे? आपने देखा कि इंडिया का तो करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा नेगेटिव में रहता है, 1.2%। हम इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे फिल करते थे? एफडीआई के थ्रू और एफआईआई के फ्लोज के थ्रू। अब आपके ये भी रिड्यूस हो जाएंगे और ट्रेड भी रिड्यूस होगा और ये भी बढ़ेगा, तो आपका एक्सटर्नल बैलेंस तो एकदम बिगड़ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो एकदम बिगड़ जाएगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बिगड़ेगा तो एक्सटर्नल बैलेंस को अचीव करने के लिए आपको इंटरनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम फेस करोगे आप। तो ये सब आपके लिए काफी कॉस्टली होने वाला है। ठीक है। ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स भी सिंस अक्टूबर 2023, वो ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर्स जो नॉन टैरिफ वाले हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो भी बढ़ रही हैं। तो ये जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन ना सिर्फ टैरिफ की वजह से होने वाली है, नॉन टैरिफ बैरियर वो यूरोप लगा रहा है उसकी वजह से भी हो रही है। तो जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग अप टू 7% ऑफ जीडीपी रिड्यूस कर सकता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेवलपिंग कंट्रीज का, जिसमें इंडिया भी आता है। अप टू 7% ऑफ जीडीपी लॉस हो सकता है जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की वजह से। ठीक है। और ग्लोबली भी ये डेट कोट कर सकते हो, फिगर ग्लोबली 7% ऑफ जीडीपी जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की वजह से लॉस हो सकता है। मतलब पूरी दुनिया में 100 रुपए की चीजें प्रोड्यूस हो रही है तो 93 की ही प्रोड्यूस होंगी। रीजन बीइंग क्योंकि अब सब इनएफिशिएंट प्रोडक्शन करेंगे, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी तो जो चीज में बेस्ट है वो तो प्रोड्यूस करेगा नहीं, क्योंकि मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम को तो आप डिसरप्ट कर रहे हो। राइट। सो दिस कैन हैपन। अब उसके बाद आप देखो, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिस्ट्रिक्शन मेजर्स ये 2009 से 2019 तक आप देखोगे कि एकदम स्टेबल से ही है, लेकिन उसके बाद रैपिडली राइज हुए हैं। और मैंने बताया आपको इनका रीजन, क्लाइमेट चेंज में आप डिफोरेस्टेशन को डाल दो, जैसे यूरोप कर रहा है अभी, स्ट्रेटेजिक कम्पिटिटिवनेस की वजह से भी कर रहे हैं, कुछ जियो पॉलिटिकल कंसर्न की वजह से ट्रेड मेजर, नॉन टैरिफ मेजर्स लगाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई, नॉन फूड मींस हमारे देश के अंदर ही माइक्रोचिप प्रोड्यूस होते हो, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा था कि जब लैपटॉप्स के, कार्स के प्राइसेस एकदम एक्सेलरेट कर गए थे, जब सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई थी कोविड के अंदर ड्यूरेशन में, क्योंकि ताइवान और चाइना से वो सेमीकंडक्टर की सप्लाई चेन डिसरप्ट होने से काफ़ी इन्फ्लेशन बढ़ गई थी। तो ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पर्पस से कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के गुड्स हैं और जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल है, इनपुट्स है, ये खुद ही हमारी कंट्री में प्रोडक्शन की कैपेसिटी होनी चाहिए, ऐसा बहुत सारी कंट्रीज फील कर रही हैं। तो उसकी वजह से भी वो अपनी कंट्री में, जैसे हम चाह रहे हैं कि इंडिया में ही सेमी कंडक्टर प्रोड्यूस हो, हमें इंपोर्ट ना करना पड़े, तो हम उसके लिए भी अपनी कंट्री को क्या कर रहे हैं, इन्फेंट प्रोटेक्शन आर्ग्यूमेंट, इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन आर्ग्यूमेंट, हम बाहर से इंपोर्ट ना करके माइक्रोचिप्स अपनी खुद की कंट्री में माइक्रोचिप्स की प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी रिस्ट्रिक्शन हो रही है ट्रेड में। तो ये बहुत सारे, और ये डेटा आप कोट कर सकते हो, ग्लोबल ट्रेड अलर्ट डेटा है। ठीक है। हाँ, कार्बन टैक्स भी कह सकते हो, लेकिन पर्टिकुलरली दो है वो चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। यूरोप जो एक तो कार्बन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स मांग रहा है, और एक कि डेजर्टी डिफोरेस्टेशन वाले लैंड में कोई चीज़ प्रोड्यूस ना हो जो भी वो इंपोर्ट करे। ये दो चीज़ें मेजरली आप लिख सकते हो, कोट कर सकते हो। अब यूनिडो, यूनाइटेड नेशन की इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ये एक फिगर है कि बाय 2030 चाइना विल अकाउंट फॉर 45% ऑफ ऑल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। तो एक चीज देखो आप, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब ना सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ब्रिटेन बना था। फिर जब वर्ल्ड वॉर हुई ब्रिटेन के बीच में, जर्मनी के बीच में, तो उसकी लीडरशिप पोजीशन यूएस के पास चली गई।
और अब वो पोजीशन 2030 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनिडो कि चाइना बन सकता है। अब ये वाला थ्रेट है इनक्यूम्बेंट लीडर के लिए, यूएस के लिए और बाकी कंट्रीज के लिए भी, कि चाइना के ऊपर सब डिपेंडेंट हो जाएंगे। चाइना की इंपॉर्टेंस देखो आप। चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लीडर है प्रोडक्शन में। चाइना क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग रिफाइनिंग में लीडर है। कौन से? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सारे के सारे जो मैंने आपको एलिमेंट्स बताए, ये सारे के सारे मिनरल्स एंड मेटल्स, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर करने में यूज होते हैं, पर्टिकुलरली बैटरीज में यूज होते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या चाइना की ये नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 4। इसमें मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा कितना डोमिनेशन चाइना इन मैन इस इन क्रिटिकल इनपुट्स की प्रोडक्शन में कितना डोमिनेशन चाइना अचीव कर चुका है। फिलहाल ये देखिए, एक अच्छी कोट है, ये कभी ऐसे में यूज हो सकती हैं या किसी आंसर में यूज हो सकती हैं। Does the flap of butterfly wings in Brazil set off tornado in Texas? तो ये एडवर्ड एन लॉरेंस ने ये रिसर्च पेपर कुछ लिखा था, जो कि बताता था कि क्लाइमेट जो है एक पब्लिक गुड है। अगर वो क्लाइमेट एक क्लाइमेट ऐसी चीज है जिसको कि हवा, पानी, ठीक है, वाटर, एयर, इनकी आप बाउंड्री नहीं बना सकते हो। तो एक कंट्री में अगर क्लाइमेट खराब हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट दूसरी कंट्री में पड़ना है। सो क्लाइमेट इज अ ग्लोबल पब्लिक गुड। सो उस ये जो कोट है उसको सिग्निफाई करती है सर, दैट शोज हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्लाइमेट के चैलेंज को टैकल करना होगा, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस हर कंट्रीज में हैं और वो स्पिल ओवर होते हैं। इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ ब्राजील का क्लाइमेट खराब है तो ब्राजील को हर्ट करेगा, वो पूरे वर्ल्ड को हर्ट करेगा। तो ब्राजील में अगर डिफोरेस्टेशन होती है देन इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर एवरीबडी। एंड ब्राजील में भी बहुत हाई लेवल की डिफोरेस्टेशन हुई है, और उस डिफोरेस्टेशन को रोकने के लिए ही यूरोप ने और इन कंट्रीज ने ऐसे ऐसे लॉज बनाए हैं। और ब्राजील को क्योंकि अपनी डेवलपमेंट अचीव करनी थी, तो वहां पे रिसेंटली बहुत पिछले कुछ सालों में बहुत डिफोरेस्टेशन हुई है। पूरे के पूरे फॉरेस्ट के फॉरेस्ट को काटा गया है उनको उनकी वजह से ब्राजील का जो डिफोरेस्टेशन होती है उसकी वजह से पूरे के पूरे ग्लोबल एयर की क्वालिटी हर्ट होती है ग्लोबली। तो उसको डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए कि वो डिफोरेस्ट करे, डिफोरेस्टेशन को रोके, ये इंसेंटिव देने के लिए या उन्हें डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए कि डिफोरेस्टेशन से डेवलपमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे जो भी आप प्रोडक्शन करोगे आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, उस चीज को एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे, ईयू विल नॉट एक्सेप्ट दैट गुड तो दैट्स वाई पर्टिकुलरली इस का ज्यादा इम्पैक्ट ना इन कंट्रीज को भी है, फिनलैंड, नॉर्वे। यहाँ पर बहुत जल्दी जो है आइस और ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा फोकस होता है क्लाइमेट पे, एनवायरनमेंट पे। सो दे आर वेरी सेंसिटिव, सो दैट्स व्हाई दे ब्रिंग सच laws and rules. सो इट्स अ कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम ग्लोबली क्लाइमेट चेंज को रोके। अच्छा, अब एक ये और मैंने वो बनाया है ग्राफ। इस ग्राफ को देखो, वर्ल्ड आउटपुट रिलेटिव टू 1960। तो वर्ल्ड की जो जीडीपी थी 1960s में, जो भी थी, ठीक है, राइट, जो भी वर्ल्ड की जीडीपी थी 1960s में, लेट्स से कि 100 थी, या चलो मान लीजिए 300 थी, उसको मैंने नॉर्मलाइज करके बोल दिया कि वो 1 थी। ओके, अब अगर मैं बोल रहा हूं 4.5 होती 2019 में वर्ल्ड की जीडीपी, अगर क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ होता, तो उसका मतलब होता कि 300 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी जीडीपी होती।
तो ये दो ग्राफ है, ये ग्रीन वाली लाइन ये शो कर रही है कि विदाउट क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड की जीडीपी 4.5 होनी थी टाइम्स देन द जीडीपी ऑफ वर्ल्ड वाज इन 1960। लेकिन क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हुआ तो इसीलिए वो कम से इंक्रीज हो गया, इट हैज इंक्रीज बाय 3.7 टाइम्स। सो दैट शोज कि कितना सारा हमने प्रोडक्शन को लूज कर दिया क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये स्टडी करी है बिलाल ने, केंजिग ने 2014 2024 में। तो इस स्टडी को आप बहुत जगह पे कोट कर सकते हो, आप एसए में कोट कर सकते हो, जीएस 3 के आंसर में कोट कर सकते हो, इकोलॉजी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कोट कर सकते हो, बहुत जगहों पे आप इसको कोट कर सकते हो। तो ये बेसिकली मैं समझाना चाह रहा था आपको। ठीक है, तो ये स्टडी याद रखना, बिलाल केंजिक की। और ये ग्राफ आप इससे शो कर सकते हो हाउ मच द क्लाइमेट चेंज कॉस्ट टू ग्लोबल इकोनॉमी। सो चाइना, यूएसए, ईयू प्रोड्यूस्ड मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इन तीनों कंट्रीज से पूरी दुनिया में 50% से ज्यादा गैस हाउस एमिशन हुआ है, इन तीनों जगहों से। ईयू में तो काफी कंट्रीज है खैर, लेकिन इन तीनों का कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड की कार्बन एमिशन में 50% से ज्यादा है। ऑल ऑफ देम हैव, इन सब की डेट्स पता है क्या है? नेट जीरो की 2050। नेट जीरो एमिशन मतलब है कि जीरो कार्बन एमिशन करेंगे। ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीरो कार्बन एमिशन हो, राइट? कार्बन एमिशन तो कुछ होगा। फिर नेट जीरो क्यों बोला? क्योंकि जो जितना ये कार्बन एमिट करेंगे उतना ही कार्बन स्टोर भी करेंगे। कार्बन स्टोरेज कैसे होती है? प्लांट्स कार्बन को स्टोर करते हैं। तो इनके जो फॉरेस्ट कवर होंगे वो साल भर में जितना भी ये कार्बन एमिट करेंगे उसको वापस से डीकार्बनाइज करने में सक्सेसफुल होंगे। यानी वो कार्बन जो एमिट करेंगे अपनी कंट्रीज में जितना, उससे ज्यादा इनके फॉरेस्ट स्टोर कर लेंगे। तो इनको अपना कार्बन एमिशन इस हद तक रिड्यूस करना है कि ये जीरो कार्बन एमिट करें। और इनका टारगेट 2050 है। इंडिया का क्या है? 2070, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा ग्लोबली, इंडिया थोड़ा डेवलपिंग कंट्री है तो उसको डेडलाइन लंबी दी गई है, ज्यादा टाइम की ड्यूरेशन दी गई है। लेकिन अगर अब आप खुद सोचो, इन सबको 2050 तक नेट का जीरो एमिशन करना है ताकि क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। अगर न वो क्लाइमेट चेंज नहीं रुकता है और ये नेट जीरो एमिशन नहीं अचीव कर पाते हैं, तो आप समझो जरा कि हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट लॉस होने वाला है। और वो जीरो एमिशन नहीं अचीव कर पाएंगे। क्यों? अगर इन कंट्रीज में कंफ्लिक्ट होगी तो, इन कंट्रीज में कंफ्लिक्ट होगी तो चाइना, यूएसए, ईयू, इन्हीं के पास वो अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे हम पूरे के पूरे वर्ल्ड में एनर्जी प्रोडक्शन को फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पूरे के पूरे वर्ल्ड में ई मोबिलिटी इंट्रोड्यूस करी जा सकती है। पूरे के पूरे वर्ल्ड में नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड मोबिलिटी इंट्रोड्यूस करी जा सकती है, यानी ई व्हीकल प्रोड्यूस करे जा सकते हैं। लेकिन अगर इन तीनों कंट्रीज में ही कंफ्लिक्ट होगी तो वो जो रिन्यूएबल्स को अचीव करने का टारगेट है, ई मोबिलिटी अचीव करने का टारगेट है, वो अचीव नहीं हो पाएगा। बिकॉज अभी आप इसकी इंपॉर्टेंस समझोगे नीचे क्यों नहीं हो पाएगा डेटा से। वन वर्ड विच आई कैन से राइट नाउ इज दैट इन तीनों कंट्रीज में अगर व्यापार नहीं होगा तो ये जो लो कॉस्ट पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करने का जो ड्रीम है वो हर्ट होता है। डिमांड सफर होती है, फिर प्रोडक्शन सफर होती है, पूरी की पूरी प्रोडक्शन सप्लाई सफर होती है। ठीक है। अब यूएस से अपने स्ट्रेटेजी कंसिडरेशन के लिए चाह रहा है कि नहीं चाइना में ना हो, चाइना+1 स्ट्रेटेजी, इंडिया में प्रोडक्शन हो। तो उसके लिए तो आपको बहुत डिसरप्शन करनी पड़ेगी, काफी टाइम लगेगा।
तब तक आप क्या क्लाइमेट की कॉस्ट को बेयर करोगे? सो दैट इज द थिंग। ठीक है। तो ये ह्यूज कॉस्ट होने वाली है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अगर इनमें ट्रेड नहीं होगा तो क्लाइमेट चेंज कंट्रोल करने में मुश्किल होगा, और क्लाइमेट चेंज अगर नहीं कंट्रोल किया तो आपको ये स्टडी बिलाल और केंजिक बता रहे हैं कि काफी लॉस होने वाला है, ऑलरेडी काफी लॉस हो चुका है ग्लोबल इकोनॉमी को। तो इंडिया क्लाइमेट कमिटमेंट, अच्छा इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट का भी एक डायग्राम है, ये भी आप रिकॉल रिमेम्बर कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का ये डायग्राम है जो मैंने सर्वे से ही लिया है। इंडिया की जो कोल के ऊपर डिपेंडेंस है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए राइट नाउ, कोल प्लस लिग्नाइट, ये ऑलमोस्ट 75% हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर प्रोड्यूस होती है कोल से होती है। हम चाहते हैं कि उसका रोल केवल 30% रह जाए। राइट नाउ 2020 पे अगर है तो, आई मीन 2024 पे है तो 12-13% हमारी सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी। हम चाहते हैं कि उसका शेयर बढ़ के 30% के करीब आ जाए। ठीक है। ठीक है। और अदर सोर्सेज ये हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर और विंड एनर्जी, इन सारे सोर्सेज के। तो हम चाहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है ये कोल की प्रोडक्शन से ही। आपको पता है कि देखो अभी इंडिया की 9 सिटीज़, इंडिया की टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ में इंडिया की 9 सिटीज़। सो सी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर इंडिया। ठीक है। वो पहले तो सोलर पावर की प्रोडक्शन कुछ होती ही नहीं थी, ये 2014 के बाद से गवर्नमेंट ने इस पर प्रेशर जो है फोर्स और थ्रस्ट डालना शुरू किया है। इसी टाइम के अराउंड हमारी पेरिस जो है एग्रीमेंट हुआ था क्लाइमेट चेंज का, उसके बाद से ये सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है। नाउ यू कम टू दिस, चाइनाज रिन्यूएबल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल डोमिनेशन। ठीक है। तो चाइना से पहले, ओवर द लास्ट डिकेड, ग्लोबल सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कैपेसिटी हैज मूव्ड फ्रॉम यूरोप, जापान, यूएस टू चाइना। तो ग्लोबल सोलर पैनल्स जो थे, पीवीस भी बोल देते हैं, ये इन तीनों कंट्रीज में, 3 एरियाज में, डेस्टिनेशंस में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करे जाते थे, लेकिन अब ये चाइना में करे जाते हैं। चाइना का सोलर पैनल का शेयर 80% से ज्यादा एक्सीड करता है इन ऑल मैन्युफैक्चरिंग स्टेजेस। तो देखो, एक सोलर पैनल जब बनता है तो उसमें काफी स्टेजेस होती हैं। ठीक है। जैसे कि पॉलीसिलिकॉन, फिर इनगोट, वेफर्स, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाने के। तो इन सब में, इसमें भी 80% से ज्यादा पूरी दुनिया में जो भी बनाता है 80% से ज्यादा चाइना बनाता है। इसको भी पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा चाइना बनाता है, इसको भी पूरी दुनिया में 80% से ज्यादा चाइना बनाता है। तो पूरी की पूरी दुनिया की डिपेंडेंस तो इसी पे है, सोचो आप। ठीक है। exceeds 80% in all manufacturing stages. Interestingly, this is more than double China's share of global PV's demand. तो मतलब चाइना को जितने सोलर पैनल्स और सोलर पीवीस बनाने की जरूरत है खुद की कंजम्पशन के लिए, उससे दुगना बनाता है वो। तो वो किसके लिए बना रहा है? तो यानी उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि वो वर्ल्ड में उसको एक्सपोर्ट करेगा, और वो जितना ज्यादा बनाता जा रहा है, प्रोड्यूस करता जा रहा है, उसकी एवरेज कॉस्ट गिरती जा रही है, तो वो कंपैरेटिव एडवांटेज भी अचीव करता जा रहा है। अब खुद सोचो आप, उसने कितनी सारी प्रोडक्शन कर ली है कि एवरेज कॉस्ट इन सोलर पैनल्स की वो आपको 5 रुपीज में दे देगा। तो आपको नहीं लगता कि हमें वहीं से इंपोर्ट करना चाहिए? आप खुद से प्रोड्यूस करोगे, आप वो 10 रुपए में कर रहे हो। जस्ट बिकॉज आप चाइना को रोकना चाहते हो, इसलिए आप एंटी ग्लोबलाइजेशन लेके आ रहे हो, ट्रेड को रिस्ट्रिक्टिव बना रहे हो।
लेकिन चाइना वो एफिशिएंसी अचीव कर चुका है। अब अगर आप 105 रुपीज का पैनल नहीं इंपोर्ट करोगे और उससे इलेक्ट्रिक पावर नहीं जनरेट करोगे, तो आपकी इलेक्ट्रिक पावर की प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई होगी, फिर आपकी हर चीज की प्रोडक्शन की कॉस्ट हाई होगी, फिर प्रॉफिट्स गिरेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट गिरेगी और ग्लोबल जीडीपी गिरेगी। सो द थिंग इज, दिस हैज रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ सोलर पीवी वर्ल्ड वाइड, बट कंसंट्रेशन इन ग्लोबल सप्लाई ऑफ पीवी हैज ऑल्सो इंक्रीज। कंसंट्रेशन मीन्स अब चाइना ही इसको ज्यादा से ज्यादा बना रहा है। सो विंड की एनर्जी के बारे में देखो, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो भी चाइना में 60% ऑफ द वर्ल्ड विंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज सोर्स फ्रॉम चाइना। तो जो विंड एनर्जी में जो कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं वो भी चाइना में 60% ग्लोबली प्रोड्यूस, 60% ऑफ द ग्लोब प्रोडक्शन हो रहे हैं। चाइना 80% ऑफ वर्ल्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग भी 80% है पूरे वर्ल्ड की चाइना में, जो कि इंपॉर्टेंट है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आपको बैटरी भी तो चाहिए। सोलर पैनल से, सोलर पावर से, सोलर फोटोवोल्टिक सेल से आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, उसको स्टोर करने के लिए भी तो बैटरी चाहिए। तो बैटरी कहाँ से लाओगे? वो तो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। 70% ऑफ वर्ल्ड्स रेयर अर्थ मिनरल विच आर क्रिटिकल फॉर हाई स्टोरेज बैटरीज आर प्रोसेस्ड बाय चाइनीज कंपनी। चाइनाज वर्टिकल इंटीग्रेशन अक्रॉस इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई चेन। वर्टिकल इंटीग्रेशन होता है कि सारी प्रोडक्शन की स्टेज चाइना ने एफिशिएंट बना ली है और वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, एक ही फार्म के अंदर सारी स्टेजेस के काम होते हैं। इसमें कार भी बनाई जाती है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी के स्टोरेज के लिए बैटरी भी बनाई जाती है। बैटरी बनाई जाती है, कार भी यही बनाते हैं, और नीचे बैटरी में जो कंपोनेंट्स यूज होते हैं ऊपर मैंने दिखाया, कोबाल्ट, लिथियम, निकल, वो भी यही प्रोड्यूस करती हैं फर्म चाइना की। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन हो गई, तो इसमें बहुत कॉस्ट कटिंग होगी, एफिशिएंट प्रोडक्शन है। नाउ यू कैन सी द डिपेंडेंस ऑन चाइनीज। इंडियाज नेट जीरो बाय 2070। 75% ऑफ ट्रांसपोर्ट एमिशन कम्स फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट। इंडिया का 75% ट्रांसपोर्ट एमिशन कम्स फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट, बाकी 25% आता होगा शिप से, वो वाटरवेज के थ्रू, या प्लेन से, एयरवेज के थ्रू, लेकिन 75% रोडवेज से आता है। तो मेन तो रोड ट्रांसपोर्ट ही है। सो सक्सेस इन ईवी सेक्टर इज क्रिटिकल फॉर इंडिया। तो इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोड ट्रांसपोर्ट में अगर एमिशन कम करना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत पड़ेगी। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने 33 क्रिटिकल मिनरल्स है वाइटल, जो इंडिया के ईवी सक्सेस के लिए है, वो पॉइंट आउट करे हैं। और चाइना लीड करता है इनमें से बहुत सारे मिनरल्स को माइनिंग करने में और प्रोसेसिंग करने में। पूरी दुनिया का निकल 65%, कोबाल्ट 68% और लिथियम 60%। लिथियम आयन बैटरीज के लिए क्रिटिकल है। कहाँ से चला लोगे बिना चाइना के आप इलेक्ट्रिक व्हीकल? सो आवर डिपेंडेंस ऑन चाइना इज वेरी हाई फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सक्सेस। अब सॉल्यूशन क्या है? चाइना पे डिपेंडेंस इतनी हो गई है, रिस्क हो गया है, और अभी एंटी ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो रहे हैं, क्या किया जा सकता है? तो हम कुछ कुछ इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिए भी है, जैसे कि सेटिंग अप खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड। ये गूगल करके एक बार इसको रीड करना है आपको, ये होमवर्क समझ लो आप, 1 मिनट का होमवर्क। पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग। हम कुछ और डिफरेंट टाइप के सेल्स बनाएं, उसके लिए पीएलआई स्कीम लेके आए हैं, केमिस्ट्री सेल मैन्युफैक्चर करें जिसमें कि इनकी ज़रूरत नहीं है, तो हमारी चाइना पे डिपेंडेंस कम होगी। फिर हम सोडियम आयन, सोडियम स्टेट बैटरीज प्रोड्यूस करें, उसके लिए हम R&D करें, ताकि हमें फिर से लिथियम आयन बैटरी की ज़रूरत ना पड़े क्योंकि लिथियम आयन बैटरी यूज़ करोगे तो आपको चाइना की ज़रूरत पड़ेगी।
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट करें दूसरी कंट्रीज के साथ, यूरोपियन और बाकी कंट्रीज के साथ, जो बेसिकली लिथियम आयन बैटरीज की टेक्नोलॉजी को जानते हैं। इंडिया के पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है। और इन्वेस्टमेंट करें बैटरीज की रिसाइकलिंग में। अगर हम बैटरीज बना नहीं सकते तो जितनी इंपोर्ट करिए उन्हें रिसाइकल करना तो सीख लें कम से कम। सो ई मोबिलिटी पे भी फोकस करें। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत कब पड़ती है इंसान को? जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट खराब होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बेटर बनाएंगे तो कम कार प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, फिर कम प्रेशर आएगा बैटरीज का, फिर कम प्रेशर आएगा चाइना पे डिपेंडेंस का। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत है कि एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। एक मेट्रो फीडर हो, फिर मेट्रो से जाते हो, मेट्रो की एक्सेसिबिलिटी हर जगह हो। इंडिया जो है 37% ऑफ अर्बन रेजिडेंट हैव एक्सेस टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इंडिया के केवल 37% अर्बन रेजिडेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस है, जबकि ब्राजील चाइना को 50%। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए गवर्नमेंट को, जब भी वो मास्टर प्लान बनाए, जहां पर भी वो रियल एस्टेट को डेवलप करे, मेक श्योर करे कि पहले से ही अनाउंस कर दे कि वहां से मेट्रो गुजरेगी। जहां से मेट्रो गुजरेगी वहीं पर आप डेवलपमेंट करो। समझ रहे हो? ये रियल एस्टेट आप यहीं पर क्यों नहीं बनाते जहां से भी मेट्रो? आप इंटीग्रल अप्रोच करो डेवलपमेंट की। रियल एस्टेट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके मास्टर प्लान बनाओ, उन्हें हिंट दो कि कहाँ पर वो जो है अपनी सोसाइटीज, अपनी प्लॉटिंग कर सकते हैं। ठीक है? जहां पर वो कर सकते वो उनको वहीं कराओ जहां से मेट्रो गुजर सकती है। तो इससे लोग डायरेक्ट मेट्रो यूज करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, तो खुद ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत कम पड़ेगी। So, India sources 75% of lithium-ion batteries from China and has negligible capacity for polysilicon ingots wafers. तो इंडिया में जो सोलर पैनल्स है वो मैन्युफैक्चर नहीं करे जाते, असेंबल करे जाते हैं। हम ये सारी चीजें मंगा लेते हैं चाइना से इंपोर्ट करके, और फिर इन्हें इस असेंबल करते हैं, फिर असेंबल करके उस पे लिखते हैं मेड इन इंडिया। जबकि जबकि बनाया कुछ है नहीं, बस बनी बनाई चेयर को जोड़ दिया है। ठीक है? आईएमएफ क्या कहता है बेटा कि अगर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हुई तो डिसरप्ट होंगे क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होगी तो ये डिसरप्ट होना है, चाइना से ये जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट होगी। फिर इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कुड बी लोअर बाय 30%। तो अब आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा मोटर्स कार तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की डोमिनेशन से ही चल रहा है, वो इलेक्ट्रिक ही बनाता है मेजरली, टाटा ही बनाता है। अब वो तो डिपेंड करता है कि उसके पास बैटरीज कितनी पहुंचती हैं। बैटरीज पहुंचती हैं कि वो चाइना से हम लोग लिथियम आयन बैटरीज ले पाते हैं कि नहीं। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन होती है तो पूरी की पूरी सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी, और फिर इससे आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर ही क्यों इन्वेस्ट करेंगे जब उनके पास सफिशिएंट इनपुट ही नहीं है, या इनपुट की कॉस्ट बहुत राइज हो गई है, तो उनकी कार नहीं बिकने वाली। फिर लोग हाइब्रिड मारुति की तरफ जाने लग जाएंगे। सो 30% रिडक्शन आ जाएगी, और एग्जैक्टली जितना ये लिखा हुआ है उतनी ही टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट आई हुई है। ईवी, सोलर, ये सारे स्टॉक्स फिर क्रैश कर सकते हैं। इंडियाज ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, विकसित भारत 2047, 8% रियल जीडीपी ग्रोथ, और 35% ऑफ जीडीपी, 35% ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया जीडीपी इज रिक्वायर्ड एज इन्वेस्टमेंट। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म देखो पिछले डिकेड में मोदी जी ने क्या किए हैं। एक तो जीएसटी आया है, वन नेशन वन मार्केट। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में मैंने डिस्कस करा था पहले की क्लासेस में, वो आया है। रेरा रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में
यूआईडी, यूपीआई, डीबीटी, इंडिया स्टैक बोलते हैं इसे। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एफिशिएंट हुआ है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूसिव भी है, एफिशिएंट भी है, इकोनॉमी को हेल्प करता है रैपिड ग्रोथ में। एफिशिएंसी जब भी आती है तो आप पीपीएफ पे पहुंच जाते हो। कहाँ पे? याद है, पीपीएफ पे पहुंचते हो। एफिशिएंसी बढ़ेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी, करप्शन भी कम होगी, लीकेजेस भी कम होंगी, कंप्लायंस कॉस्ट भी कम होगी टैक्स फाइल करने की। अच्छा, अब एमएसएमई सेक्टर को देखो। एमएसएमई सेक्टर में गवर्नमेंट के एफर्ट्स, और ये देखो एमएसएमई सेक्टर पे रेगुलेटरी कंप्लायंस का बर्डन। गवर्नमेंट के एफर्ट क्या रहे हैं? एक्सेस टू फाइनेंस प्रोवाइड करा है गवर्नमेंट ने, 59 मिनट्स में लोन हो जाता है। स्टार्टअप इंडिया स्टार्ट किया था। टेक्निकल कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए लोन देती है एमएसएमई को। समाधान पोर्टल, उनकी पेमेंट्स फास्ट हो, स्पीडी हो, वो पोर्टल बनाया था। क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी देती है मॉडर्नाइज करने के लिए एमएसएमई फैक्ट्रीज को। तो ये सारे कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट्स रहे हैं एमएसएमई। लेकिन एमएसएमई की कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस भी है, कोई प्रॉब्लम्स भी हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉर्मलाइज नहीं होने देती है और लेबर प्रोडक्टिविटी की ग्रोथ को रोकते हैं। इसको पहले के इकोनॉमिक सर्वे में भी एक टर्म दे रखा है, ड्वार्फ फार्म सिंड्रोम, छोटी फार्म सिंड्रोम। फार्म बड़ी नहीं हो पाती। जब फार्म बड़ी नहीं हो पाती है तो वो क्या लूज कर देती है? एक तो उसे बैंक से क्रेडिट नहीं मिलेगा, इनफॉर्मल है ना। फॉर्मल होती, कागज होते उसके पास सारे, टैक्स पेमेंट की रिसिप्ट्स होती, पूरे के पूरे रूल्स को फॉलो कर रही है वो, तो उसको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इजीली मिल जाता है। लेकिन फॉर्मल नहीं होती हैं बहुत सारी फर्म्स इंडिया में, एमएसएमई सेक्टर में। स्किल्ड टैलेंट नहीं है। जैसे मैं फॉर्मल सेक्टर में नहीं हूँ, इनफॉर्मली काम करता हूँ। राइट, जैसे मैं कोई जीएसटी नहीं, जो है जीएसटी नहीं पे करता हूँ। तो अगर मैं जीएसटी पे करूँ तो मेरे लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इजी हो जाएगा। लेकिन मैं जीएसटी पे इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि उसकी पेमेंट और उस सारी उसको फॉर्मलाइज करने के लिए जो कागजी कार्रवाई है उसकी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत हाई है मेरे लिए। तो वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को इजी अगर बना दें तो बहुत सारा बेनिफिट होएगा। बहुत सारे लोग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट चाहते हैं या फिर वो टैक्स भी पे करेंगे। तो इंडिया में ये ड्वार्फ फार्म रहती हैं, उसका सिंड्रोम है, वो रीजन है रेगुलेटरी कंप्लायंस। हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे क्या। फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिलेगा, स्किल्ड टैलेंट नहीं मिलेगा, टेक्नोलॉजी नहीं इन्फ्यूज कर पाएंगे, नई टेक्नोलॉजी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी तो इस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पे डिपेंड करेगी ना बेटा। आपके पास होगा पैसा तो आप टेक्नोलॉजी बढ़ा लोगे अपनी फर्म की प्रोडक्शन की। और ये सब क्या करती है? इनफॉर्मल इकोनॉमी बना देती है। और इनफॉर्मल इकोनॉमी में क्योंकि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन नहीं होती तो लेबर की प्रोडक्टिविटी भी लो रहती है। And in the perfect competition model we studied, labor is paid their marginal product. So if their marginal product is not rising because technology infusion is not being done, so their real wages won't rise and economy will remain poor. So it is very important that formal sector rises. And for formal sector, you need to reduce the regulatory compliance. ठीक है, फिर ये एक important एस्पेक्ट है इस चैप्टर का, डीरेगुलेशन एंड इकोनॉमिक फ्रीडम, ए कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ। डीरेगुलेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एमएसएमईज। क्यों? जो लार्ज फार्म्स है ना, बड़ी फार्म्स, उनके पास तो लॉयर सीए की टीम होती है, तो वो तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं ना उसे बाईपास कर लेते हैं किसी तरीके से। एमएसएमई सेक्टर फंस जाते हैं। एमएसएमई सेक्टर्स उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बाईपास नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उनको उसकी कॉस्ट पे करनी पड़ती है। रेगुलेटरी कंप्लायंस उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए जब आप डीरेगुलेट करोगे तो उसमें बेनिफिट लार्ज फर्म्स का नहीं होगा, एमएसएमईज का ज्यादा बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट फेज ऑफ डीरेगुलेशन हो चुकी है। वो क्या करी गई? उसके कुछ पॉइंटर्स हैं।
गवर्नेंस रिफॉर्म करा गया, डिजिटाइज करा गया कि पेपरलेस हो, सब कुछ ऑनलाइन आप फार्म को रजिस्टर करा सकते हैं, ऑनलाइन टैक्स पे कर सकते हैं, टैक्स लॉज को सिंपलीफाई करा गया, लेबर कोड्स बनाए गए, 4 लेबर कोड्स बनाए जा चुके हैं, रेशनलाइज करे लेबर रेगुलेशंस, डीक्रिमिनलाइज करा। पहले कुछ लॉज को अगर आप फॉलो नहीं करते थे तो आपको जेल हो जाती थी, लेकिन अब उसको डीक्रिमिनलाइज करा गया है लेबर बिजनेस लॉस को। अगर आपने कोई बिजनेस का लॉ नहीं फॉलो करा तो जेल नहीं होगी कम से कम, क्रिमिनल नहीं माना जाएगा उसे, सिविल ऑफेंस माना जाएगा, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था उससे, वो ज्यादा डरा देती थी बिजनेसमैन को। एक और अमेंडमेंट करी उन्होंने, फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट। तो देखो ये मेरी ना फैक्ट्री है और ये ना मेन रोड है, अब ये ना बीच में, पता है ये बीच में ना ये फॉरेस्ट का लैंड है। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं यहाँ से एक रास्ता बना लूं कंक्रीट का, इस रास्ते से मैं अपना सारा सामान जो है आराम से ट्रक से यहाँ मेन रोड पे, मेरा ट्रक आराम से मेरे लोडिंग और अनलोडिंग करने में बड़ा इजी होगा, मेरा ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, मेरी कॉस्ट रिड्यूस जाएगी। अदरवाइज मुझे इस फॉरेस्ट में से लेबर को यूज करके सामान पहुंचाना पड़ता है जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट। लेकिन क्योंकि ये लैंड जो है फॉरेस्ट का है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, तो मैं इस लैंड से ये अप्रोच रोड नहीं बना सकता, अगर चाहूँ तो मेरे ऊपर केस हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये अमेंड कर दिया 2023 और बोला कि अगर कोई ऐसी फैक्ट्री है और वो कुछ रोड बनाना चाहती है, अप्रोच रोड मेन रोड से लिंक रोड करना चाहती है, और उसकी वजह से कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे या डिफोरेस्ट करना पड़ेगा, तो वो कर सकती हैं। उसमें उसे बहुत सारी मिनिस्ट्रीज की और कोर्ट के केसेस, ग्रीन ट्रिब्यूनल, यहाँ पर धक्के खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके डर से ही वो कभी बनाएगा ही नहीं और उसकी कॉस्ट कटिंग होएगी, वो बिजनेस लॉस में ही चला जाएगा। हर बिजनेस प्रॉफिट होगा तभी सरवाइव कर सकता है। ओके, तो ये कुछ डीरेगुलेशन करे गए थे। अब हरियाणा में भी देखो, तमिलनाडु में, पंजाब में, यूपी में कुछ बिल्डिंग के भी कुछ रूल्स हैं बहुत सारे, वो रूल्स को भी अमेंड करा गया। जैसे कि क्या था कि रिक्वायर्ड टू फॉरगो 69% ऑफ देयर प्लॉट टू कंप्लाई विद बिल्डिंग स्टैंडर्ड। तो मतलब ये एक 100 यार्ड्स का प्लॉट है, इसमें 69% का लैंड तो मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऐसी चीजों के लिए खाली छोड़ना पड़ सकता है जिससे मेरे बिल्डिंग के स्टैंडर्ड कंप्लाई करे। तो मेरा तो उसमें लॉस ही हो गया बहुत ज्यादा, जबकि ऐसी चीजों के स्टैंडर्ड फॉरेन कंट्रीज की बहुत सारी सिटीज, फॉरेन कंट्रीज में नहीं फॉलो करते हैं। तो हमारे लिए वो कंप्लायंट, हम इस लैंड को यूज नहीं कर पाएगा हमारा एमएसएमई सेक्टर, वो तो लॉस में ही है। तो इनको अमेंड करा गया, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका ने रिलैक्स करी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉइंग वुमेन इन नाइट शिफ्ट इन आईटी सेक्टर। तो वुमेन की एम्प्लॉयमेंट भी हम अलाउ नहीं करते, बाकी कंट्रीज तो करती हैं, तो हम अपना कंपैरेटिव एडवांटेज लॉस कर देंगे, तो हमने उसको भी अमेंड करा और अलाउ कर दिया। ये कुछ फर्स्ट फेज के अंदर डीरेगुलेशन हो चुकी है। इकोनॉमिक सर्वे ने ये भी पॉइंट आउट करा कि पॉजिटिव कोरिलेशन होती है बिटवीन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन स्टेट्स एंड लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ठीक है। केस स्टडी भी दिखाई गई है। देखो अब ये केस स्टडी में मैं बताऊंगा ये कंप्लाइंट ये रेगुलेटरी कंप्लायंस कितनी बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें इनफॉर्मल ही रखती है हमारी इकोनॉमी को। तो पहले तो देखो फैक्ट्री रेगुलेशन एक्ट, चैप्टर 5 फैक्ट्री एक्ट 1948 के अकॉर्डिंग, ये इकोनॉमिस्ट ये फाइंड आउट करते हैं कि एक बिजनेसमैन के लिए चीपर है 250 वर्कर की फैक्ट्री को रन करना देन 1300 वर्कर की फैक्ट्री को रन करे। तो वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है फैक्ट्रीज की, ये मैंने इंडस्ट्री के फोल्डर में, इंडस्ट्री के लेक्चर्स में भी बताया है। मिसिंग मिडल भी बोलते हैं इसे, ड्वार्फ सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो हमारे देश में ना छोटी छोटी फार्म्स ग्रो हो रही हैं क्योंकि हमने
रूल्स रेगुलेशन ऐसे बना रखे हैं कि एक फार्म के अंदर 300 वर्कर्स होंगे तो बहुत सारे रेगुलेटरी कंप्लायंस आ जाएंगे। उन वर्कर्स के लिए प्रॉपर सेपरेट कैंटीन होनी चाहिए, वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, बहुत सारी लाइट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्रैच होना चाहिए, छोटे बच्चों को देख रेख के लिए बहुत सारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इंडिया इज नॉट एट दैट लेवल ऑफ डेवलपमेंट कि हम इतने ज्यादा अपनी लेबर को एम्पावर कर सके, लेबर को इतनी सारी फैसिलिटी दे सके। अगर इतनी फैसिलिटी देंगे तो हमारा जो एमएसएमई सेक्टर का जो बंदा है वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाएगा, उसके पास प्रॉफिट ही नहीं बचेंगे। लेबर के स्टैंडर्ड्स, अगर इवन आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप देखोगे कि लेबर के स्टैंडर्ड भी ग्रेजुअली इंप्रूव होते हैं। स्टार्टिंग में गरीब देश लेबर के स्टैंडर्ड्स को बहुत एयर कंडीशन फैसिलिटी नहीं दे सकता। सो दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये ऐसे रेगुलेशंस कि हम डीरेगुलेशन करना चाहते हैं। फिर ओवर टाइम पे को देखो, ओवर टाइम पे में बेटा मेरे ना रिचार्ज कर दो पहले। इंडिया के अंदर बेटा क्या करते हैं, ओवर टाइम पे के कुछ रूल्स है फॉर्मल सेक्टर के कि इंडियन वर्कर्स कांट फॉर्मली वर्क ओवर टाइम। क्यों नहीं कर पाता? बिकॉज द लॉ रिक्वायर्स एम्प्लॉयर को दुगनी रेगुलर वेज देनी होगी ओवर टाइम पे। सपोज तुम्हारे वर्किंग आवर्स 8 आवर्स है बेटा, तो ये आजकल डिबेट नहीं चला हुआ, नारायण मूर्ति कहते हैं कि वर्किंग आवर डबल करो, 70 आवर्स वीक वर्क होना चाहिए। तो सपोज करो 8 वर्किंग आवर है। अब मेरे को आपसे 8 वर्किंग आवर में आपको मैं एक आवर के 100 रुपीज देता हूँ। अब मेरे को आपसे 2 आवर्स मोर वर्क करवाना है तो मुझे आपको 200 रुपीज नहीं देने, इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग मुझे आपको 400 रुपीज देने होंगे, दुगने। एक आवर कराता हूं तो 200 देने होंगे, तो मुझे दुगना आपको क्या देना होगा? ट्वाइस रेगुलर वेज का पे देना होगा। इसीलिए मैं आपको ओवर टाइम पे के लिए काम ही नहीं दे सकता। फिर आप बोलोगे नहीं मैं ओवर टाइम करना चाहता हूं, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? ठीक है मैं आपसे ओवर टाइम करा लूंगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मल जॉब नहीं दूंगा, इनफॉर्मल ही रखूंगा, क्योंकि मुझे आपसे ओवर टाइम पे करवाना है। तो मैं तुम्हारे को फॉर्मल रेगुलर परमानेंट जॉब नहीं दे सकता, क्योंकि उसमें अगर मेरे को एक्स्ट्रा काम कराना पड़ा दुगनी वेज देनी होगी। तो लॉस किसका है? दोनों का ही है ना, आपका भी होगा मेरा भी होगा। इससे बेटर तो ये होता कि मैं इनफॉर्मल, मैं ओवर पे की जो 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 वेज होगी उसको दोनों के बीच में बार्गेन करने के लिए छोड़ दूं एज ए गवर्नमेंट, कि आप और मैं हम दोनों डिसाइड कर लें कि मेरे को आपसे अगर एक्स्ट्रा वर्क लेना है कितने पैसे में आप करोगे। रूल ना बनाऊं, रूल बनाऊंगा तो फिर मैं तुम्हें फॉर्मल सेक्टर में जॉब नहीं दूंगा, तो इससे क्या होगा? इनफॉर्मलाइजेशन ग्रो करती है। तो देखो इंडिया के रेगुलेशंस ही ऐसे है कि इनफॉर्मलाइजेशन ग्रो करे। ओवर टाइम पे नहीं, पे की वजह से भी इंडिया में इनफॉर्मलाइजेशन ग्रो करती है। वो फैक्ट्री रेगुलेशन की ये जस्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, ये केस स्टडी है ओवर रेगुलेशन की वजह से कैसे इनफॉर्मलाइजेशन बढ़ती है। फिर देखो स्टेट्स क्या कर सकती हैं। अब लास्ट में सॉल्यूशन क्या करें? अब हम हमारे को डीरेगुलेशन करनी होगी। और डीरेगुलेशन करने के लिए क्या करें? आइडेंटिफाई करो एरियाज फॉर डीरेगुलेशन। पहले ऐसे लॉज देखो जिनको डीरेगुलेट करने की जरूरत है। फिर ये देखो कि उन एरियाज में दूसरी कंट्रीज या हमारे खुद के देश में दूसरी स्टेट्स ने कैसे लॉ बना रखे हैं, उससे आप आइडिया ले सकते हो। फिर उसके बाद एस्टिमेट करो कॉस्ट ऑफ रेगुलेशन। देखो कोई भी रेगुलेशन बनाया जाता है किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। जब लेबर लॉज बनाए जाते हैं तो लेबर की
अपलिफ्टमेंट के लिए, लेबर के वेलफेयर के लिए बनाए जाते हैं, बट वो एट द सेम टाइम फैक्ट्री के लिए कॉस्ट भी इनकर करते हैं। तो ये देखो कि जिसका पेरेटो एफिशिएंसी वाला रूल, कि जिसका लॉस हो रहा है, कैल्डोर कंपनसेशन क्राइटेरिया सोशल चॉइस थ्योरी में, जिसका लॉस हो रहा है, क्या वो दूसरी पार्टी का जो गेन हो रहा है उससे ज्यादा है या कम है? तो आपको कॉस्ट ऑफ दीज रेगुलेशन को एस्टिमेट करना होगा। अगर कॉस्ट बहुत हाई है तो आप ऐसे रेगुलेशंस मत बनाओ, ठीक है। अब ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वन के मैंने आपको डिजिटाइजेशन कैसे करा, टैक्सिंग लॉस को कैसे सिंप्लीफाई करा, ये सारी बातें मैंने बताई। अब हमें और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाने की जरूरत है 2.0, और इसमें स्टेट लेड करे इसे, सेंट्रल गवर्नमेंट ना बनाए, बल्कि स्टेट ऐसे लॉस को डीरेगुलेट करे जिसको डीरेगुलेट करने की जरूरत है। हर स्टेट कॉम्पीट करे, कौन ज्यादा डीरेगुलेशन ज्यादा इजी बना सकता है बिजनेस को करने के लिए, फार्म्स के लिए। इसीलिए पहले आइडेंटिफाई करो, फिर दूसरी कंट्रीज से आइडिया लो, उनकी कंट्रीज में कैसे लॉज हैं, क्योंकि हमें compete करना है वियतनाम और बांग्लादेश से एक्सपोर्ट करने में टेक्सटाइल को। तो बांग्लादेश ने कैसे लॉस बना रखे हैं उससे कंपेयर करो अपनी स्टेट को, अगर आप एक्सपोर्ट जनरेटिंग बनाना चाहते हो टेक्सटाइल में। तो आप देखो वियतनाम और बांग्लादेश ने कैसे लॉस बना रखे अपनी लेबर के लिए। फिर देखो वो जो लॉस बनाए हुए हैं उससे कॉस्ट और बेनिफिट क्या है, एस्टिमेट करो, और देन यू डीरेगुलेट। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 में स्टेट की लीडरशिप की जरूरत है। स्टेट दो, एक कंकरेंट लिस्ट, लिस्ट 3 में होती है, जहां पर लेबर वेलफेयर और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लॉ होते हैं, इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए होते हैं, बट स्टेट चाहे तो इसे अमेंड कर सकती है। प्राइमरी लॉज बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट चाहे तो इन्हें अमेंड कर सकती है। तो स्टेट को अगर अमेंडमेंट की जरूरत लग रही है लेबर वेलफेयर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लॉ की, तो वो करे। एक एक्सक्लूसिवली जो स्टेट के पास लिस्ट होती है, लैंड की, बिल्डिंग की, वाटर की, लोकल ट्रेड एंड कॉमर्स की, इन सारे एरियाज में वो डीरेगुलेट करे, ठीक है। क्या बेटा? क्या ग्लोबल एग्जाम्पल दिए हैं कुछ, ठीक है। ग्लोबल एग्जाम्पल देखो, जापान क्या करता है ना, मिक्स्ड यूज्ड डेवलपमेंट इन डेंसली पॉपुलेटेड अर्बन एरिया। जो डेंसली अर्बन पॉपुलेटेड एरिया होता है, डेंसली अर्बन पॉपुलेटेड एरिया में लैंड का मिक्स यूज दे देता है। कमर्शलाइज भी कर सकते हो, रेजिडेंशियल भी कर सकते हो, काइंड ऑफ लेस रिस्ट्रिक्टिव लॉ होते हैं, ठीक है। इंडिया भी ऐसा आइडिया ले सकता है, एज ऑफ राइट डेवलपमेंट स्टांस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन अप्रूवल स्टेप्स। यूएस में जब आप कुछ कंस्ट्रक्शन से पहले बहुत सारे एमसीडी से जो आपको वो क्या कहते हैं परमिशंस लेनी होती है, वो रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में कर बिल्डिंग करना शुरू करते हैं तो वो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, इतना सारा रेगुलेटरी कंप्लायंस हो जाता है, कॉस्ट इनकर हो जाती है, तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी वैसे ही रुक जाती है। तो ऐसे ही ये दो मॉडल के दो ग्लोबल एग्जांपल्स हैं, इन्हें कोट कर सकते हो आप। फिर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है कंपेयरिंग रेगुलेशन विद अदर स्टेट्स, तो इसमें क्या है, स्ट्रिप्स ऑफ लैंड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट स्टिल, वही जो मैंने आपको बताया था अप्रोच रोड वाला, पैसेज वे वाला, स्टिल सम स्टेट्स हैव नॉट अमेंडेड सच लॉज, इट टेक्स 250 days टू obtain अप्रूवल टू मेक पैसेज वे फ्रॉम सच लैंड्स। मीन्स ये मेन रोड है, लिंक रोड बनाना है, यहाँ पे फैक्ट्री है और यहाँ पर फॉरेस्ट। तो अभी भी बहुत सारी स्टेट्स ने ये लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि आप डायरेक्ट वो बना लो, आपको इसके लिए बहुत स्टेट्स में परमिशन लेनी पड़ती है, और उसमें 250 days वेस्ट हो जाते हैं। काम रुका रहेगा 250 days। फर्स्ट फेज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को दोबारा से मैंने कुछ एन्यूमरेट करा हुआ है, रिड्यूस्ड compliance burden, streamline system, process and information, digitize system, process and information, single window clearance थी, provide incentive to sectors, clusters, business, PLI स्कीम के द्वारा।
कुछ खास नहीं है, छोटे छोटे कैची वर्ड्स और कुछ नहीं है इसमें। डिजिटाइज करा है, बेसिकली डिजिटाइज किया था, जीएसटी लेके आए थे, टैक्सिंग लॉज को सिंपल बनाया था, डिजिटाइज किया था कि सारी अप्रूवल्स वगैरह एक ही ऑनलाइन मिल जाए, सिंगल विंडो क्लियरेंस पे एक ही वेबसाइट से मिल जाए, तो ईजी हो जाता है बिजनेसमैन के लिए काम शुरू करना। फिर लास्ट में अब हम क्या कर सकते हैं, मेकिंग अ केस ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 में क्या करें। तो कुछ सजेशंस हैं। अच्छा, मिटल स्टैंड एक वर्ड यूज करा गया है इकोनॉमिक सर्वे में। मिटल स्टैंड क्या है, जर्मनी वगैरह में जो एमएसएमईज हैं उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, उन्हें लार्ज साइज में ग्रो करने में हेल्प की गई है, तो उन्हें मिडिल स्टैंड बोलने लग गए हैं। वो जो मीडियम साइज की फार्म होती है, स्मॉल से माइक्रो से स्मॉल से मीडियम में ग्रो करना, मीडियम साइज की फार्म जो है क्वालिटी और इनोवेशन को बूस्ट करती है, तो इसे मिथल स्टैंड बोलते हैं। तो जर्मनी ने जैसे मिथल स्टैंड के बेसिस पे बहुत सारी अपनी वर्ल्ड वाइड ब्रांड्स डेवलप की है, तो हमें भी अपने एमएसएमई सेक्टर को वाइबल बनाना है, क्रिएटिंग वाइबल मिथल स्टैंड। ये कैची फैंसी टर्म आप यूज कर सकते हो, क्रिएटिंग वाइबल मिथल स्टैंड विद द हेल्प ऑफ डी रेगुलेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0। 5 सजेशंस हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे की ही हैं। लिबरलाइजिंग स्टैंडर्ड्स एंड कंट्रोल्स, रिमूविंग प्रोहिबिशंस ऑन वुमेन फ्रॉम वर्किंग इन फैक्ट्री प्रोसेसेस लाइक लेड मैन्युफैक्चरिंग ड्यू टू हेल्थ इशू। तो वुमेन को लेड मैन्युफैक्चरिंग में जो कि हाई पेइंग होती हैं उसमें हेल्थ इश्यूज की वजह से जॉब करने की परमिशन ही नहीं है, जबकि ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडी कंक्लूड नहीं करती कि उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा, तो वहां पे अलाउ करना चाहिए। रेशनलाइज पार्किंग नॉर्म्स टू रिड्यूस लैंड लॉस इन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल प्लॉट्स। तो पार्किंग के भी नियम बनाए गए हुए हैं, तो उस पार्किंग की वजह से मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी जगह छोड़नी पड़ती हैं, वो जगह वेस्ट होती हैं। तो आप पार्किंग के लिए भी नॉर्म्स को सिंप्लीफाई करो कि बेसमेंट में पार्किंग हो जाए या टॉप फ्लोर पे पार्किंग हो जाए, ताकि जमीन बचे, क्योंकि कमर्शियल प्लॉट स्पेस वैसे ही कम है इंडिया में। सेकंड, सेटिंग लीगल सेफ गार्ड फॉर पेनल्टीज एंड एनफोर्समेंट। अभी क्या होता है कि कुछ लॉज अगर आपने फॉलो नहीं करे हैं तो सीधा आपको नोटिस आ जाता है किसी भी डिपार्टमेंट से, लेबर डिपार्टमेंट से या एमसीडी डिपार्टमेंट से। उसके कुछ सेफ गार्ड होने चाहिए। एडिंग सेफ गार्ड टू रिड्यूस चांसेस ऑफ आर्बिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो बिजनेसमैन के लिए कुछ सेफ गार्ड होने चाहिए कि आप पहले उसे नोटिस दोगे, 15 दिन का टाइम दोगे, उसकी कोई भी अगर लॉ उसने वॉयलेट करा है, कोई रेगुलेशन वॉयलेट करा है, तो उसे टाइम दो आप अपनी क्लैरिफिकेशन का या उस प्रॉब्लम को करेक्ट करने का। आप सीधा उसको जो है पेनल्टी का नोटिस नहीं भेज सकते, आप उसे शॉकॉज का नोटिस भेजो। पॉइंट 3, रिड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मार्कअप फॉर इंडस्ट्रियल यूज। तो बाकी कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल वियतनाम में, जितने में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उससे 10% लेस कॉस्ट पे इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज को दी जाती है, ताकि उनकी इनपुट कॉस्ट रिड्यूस हो, प्रोडक्शन हाई हो, वो ज्यादा एक्सपोर्ट जनरेट कर पाए। लेकिन इंडिया में उल्टा है, इंडिया में हाउस होल्ड को तो आपको पता ही है कैची टर्म जो चल रही है, फ्रीबीज। हाउस होल्ड क्रॉस सब्सिडाइजेशन होता है, हाउस होल्ड को तो 200 यूनिट 700 यूनिट फ्री मिलती है, लेकिन इंडस्ट्रीज को बिजली महंगी मिलती है कमर्शियल रेट पे। सो दैट्स द प्रॉब्लम, हाउ विल वी इंडस्ट्रियलाइज। फोर्थ पॉइंट, इंक्रीजिंग द रोल ऑफ प्राइवेट पार्टीज इन बिल्डिंग अप्रूवल एंड इंस्पेक्शन। अभी बिल्डिंग अप्रूवल और इंस्पेक्शन के लिए ना सिर्फ सरकारी कर्मचारी आते हैं, और सरकारी स्टाफ बहुत कम है, उसमें टाइम लगता है। तो आप क्या करो, पीपीपी मॉडल बनाओ, कई कंट्रीज में है ऐसा, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, जहां पर मैंने थर्ड पार्टी, एक थर्ड पार्टी है, प्राइवेट पार्टी है, जो कि लाइसेंस ले चुकी है गवर्नमेंट से कि हम इंस्पेक्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं बिल्डिंग सेफ है कि नहीं। उनको आप अप्लाई कर दो, उन्हें कुछ फीस दो, वो आएंगे और वेरीफाई करके आपको सर्टिफिकेट दे जाएंगे, कुछ कमी होगी तो बता जाएंगे। इससे आपका काम जल्दी होगा। और पब्लिक एजेंसी जो होगी वो भी प्रेशर में आएगी, उसे लगेगा कि हमारा तो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाएगा अगर हमने टाइम पे अप्रूवल नहीं किया, क्योंकि हमसे तो कोई कराएगा ही नहीं, सर प्राइवेट पार्टी से करा लेंगे, तो ये कंपटीशन इनिशिएट करेगा। अभी क्या होता है कि क्योंकि पब्लिक एजेंसी बहुत टाइम लगाएगी, उससे वो वेरीफाई नहीं कराते हैं, चुपचाप छिपा के काम करते रहते हैं बिल्डिंग में।
और जब वो आते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, करप्शन में घूस दे देते हैं, जबकि हमें उनसे अप्रूवल की जरूरत है। अप्रूवल, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है कि वो टाइम पे दे देंगे, तो हम उनसे अप्रूवल लेते ही नहीं है। सो पीपीपी मॉडल यूज। फिफ्थ, इंक्रीज द वैलिडिटी ऑफ फायर एनओसी फॉर लो एंड मॉडरेट रिस्क बिल्डिंग। तो अभी क्या है ना, हाई रिस्क बिल्डिंग है उसको भी एक साल में हर साल एनओसी लेनी पड़ती है फायर के लिए। और जो लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क वाली है उसको भी, तो उनको डिफरेंट बनाओ। लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क वाली को एनओसी की वैलिडिटी इंक्रीज कर दो, तो उसका कंप्लायंस बर्डन घटेगा। ये जितने भी सजेशन दिए ना, बहुत ही छोटे, मतलब लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलेंगे इन्हें इकोनॉमिक्स की टर्म में। लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, बहुत इजीली हम इन्हें डीरेगुलेट कर सकते हैं, और इससे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एफिशिएंसी जनरेट होगी। ओके। सो लास्ट में ये फैक्टर मार्केट रेगुलेशन, फैक्टरी तो है ये, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बिल्डिंग, लेबर, लैंड, लेबर, बिल्डिंग। फैक्टर मार्केट रेगुलेशन, that is laws that affect the use of land, labor, building are right place to begin, since these regulation affect decision making in all enterprises। ठीक है, तो बस यही था, छोटा चैप्टर था, मतलब अब बाकी के चैप्टर छोटे ही हैं। तो इससे आपको इंडस्ट्री में जीडीपी की ग्रोथ की सजेशन में, पर्टिकुलरली ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूनिट, इंडस्ट्री यूनिट के लिए यहाँ से आप काफी कंटेंट एनरिच कर पाओगे, और एक्सटर्नल सेक्टर के लिए भी। ठीक है, तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट चैप्टर पे करेंगे, परसों करेंगे। 2 डेज लगेंगे मुझे नया चैप्टर करने के लिए। ठीक है, कोई डाउट? लो हैंगिंग फ्रूट्स, लो हैंगिंग फ्रूट्स वो होते हैं ना जो आसानी से फ्रूट मिल जाए। तो ये वाले जो हमने लॉज अभी, ये जो डीरेगुलेशन के बारे में बात करी बेटा, ये तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस काम नहीं है, इसके लिए कोई अलग से बजट नहीं देना सरकार को, या इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। ये तो छोटे छोटे ग्लिचेस हैं बिजनेस को जो डिसइंसेंटिवाइज करते हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, इन्हें तो हम कम से कम इजीली डीरेगुलेट कर ही सकते हैं, और इससे रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलेगा, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से फिर ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी देश में। तो इसीलिए इसे बोला गया है कि ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सर। ओके।